So, hello everyone, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a very urgent update to all of you. जो भी बच्चा इस साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को देने वाला है उसके लिए एक जबरदस्त अपडेट है। बहुत सारे बच्चे लाइव क्लासेस में आके पूछते रहते थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। तो भाई साहब एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आप एएमयू एग्जाम कंट्रोलर की वेबसाइट पर जाइएगा जहां से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। उसके बाद सेलेक्ट कोर्स में आइएगा। देखिए 4 कोर्सेज के एडमिट कार्ड एएमयू ने रिलीज कर दिया है और आज एएमयू बीएससी का एग्जाम है। जैसा कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने भी गए होंगे, बहुत सारे बच्चे बीटेक बीएससी दोनों देते हैं। तो फिलहाल में आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहां पर क्लिक करना है और डालना है अपना एप्लीकेशन नंबर। अपना एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आप खटाखट क्या करिए, डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर लीजिए। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे का एडमिट कार्ड एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो नो योर एप्लीकेशन नंबर पे जाके ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के अपना वहां से क्या कर सकता है, फिर से डाउनलोड कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म तो आप क्या करिए, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसकी जो प्रिंट आई होगी आपके फोटो के ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, आप उसे डाल के इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब क्या है कि ये करने के बाद से अच्छा एक मिनट और, जितने भी बच्चे एसटीवीजी से पढ़ रहे हैं आप सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट क्या करिएगा, मैं नीचे गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, गूगल फॉर्म में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके फटाक से मेरे को इस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड अपलोड कर दीजिएगा ताकि आपकी काउंसलिंग में क्या हो सके, हम हेल्प कर सके। आपके मार्क्स को देखकर ही हम लोग बहुत हद तक बता देंगे कि आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर क्या होने वाला है, क्या ब्रांच मिलेगी, आगे की काउंसलिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे। लास्ट ईयर बहुत सारे लोग काउंसलिंग में ही धोखा खा गए थे क्योंकि पहले राउंड में क्या हुआ था, सिलेक्टेड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट और चांस मेमो की लिस्ट आई थी, लेकिन उसके बाद भी एक लिस्ट आई थी जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चला था। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जो मेरे टच में थे, मैंने उनको बाद में फोन करके बोला कि देखो तुम्हारा नाम, क्योंकि एडमिट कार्ड मेरे पास था, जब नेक्स्ट लिस्ट आया तो हमारी टीम बैठ के चेक करने लगी कि क्या कुछ बच्चे जो रह गए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्या उनका नेक्स्ट लिस्ट में नाम है। और उनका नाम था, बहुत हो गए। अब हुआ क्या कि हमने कॉल करके उनको बोला कि भाई तुम्हारा नेक्स्ट लिस्ट में नाम है, क्या करो आप जाके अपना काउंसलिंग वगैरह कराओ, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो उनमें से कई बच्चों का कहना था भैया हमको तो पता ही नहीं चलता और हम तो एडमिशन का होप भी खो चुके थे, लेकिन हमारा एडमिशन हो गया क्योंकि आपने क्या कर लिया, हमें कनेक्ट कर लिया, हमसे कम्युनिकेट कर लिया और हमें टाइमली बता देना। तो एक गार्जियन की तरह पूरे काउंसलिंग सेशन में बच्चों के साथ में रहता हूँ। कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो या काउंसलिंग से रिलेटेड हो, ए टू जेड मेरी टीम का सपोर्ट रहता है। अब आगे अपन बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपके पास क्या होगा ना, ऐसा एक एडमिट कार्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपकी फोटो होगी और बाकी ये सारी चीजें होंगी। अब एडमिट कार्ड को देखने के बाद से आप थोड़ा सा ना नीचे पढ़ लो। सबसे पहले तो ये देख लो, सबसे पहले चीज ये देखो कि आपका टेस्ट होने कहाँ वाला है। तो आपको सबसे पहले अपना टेस्ट सेंटर देखना है कि कौन से सेंटर पे आपका एग्जाम है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको मतलब हर शहर में जेई की तरह तो इसके सेंटर्स नहीं होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे ये बच्चा है, इसका टेस्ट सेंटर क्या है, शिक्षा केंद्र में है और पटना में है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम के दिन अपने सेंटर पे ही जाना है। एग्जाम डेट अपने ही टाइम पर है, 19 अप्रैल को अपना एग्जाम होना था, 19 अप्रैल को अपना एग्जाम है और 10 से 12, 10 बजे से लेके 12 बजे तक अपना एग्जाम होने वाला है, 2 घंटे का। तो 2 घंटे का अपना टेस्ट है। तो कुल मिला जुला के ये आपका शेड्यूल है, यहां पर आपको पहुंच जाना है। कम से कम एग्जाम के 1-2 घंटे पहले जरूर पहुंचिएगा, लेट मत करिएगा, क्योंकि एएमयू वाले इस टाइम को लेके बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं सेंटर पर। अगर आप लेट कर दोगे तो एग्जाम से आप वंचित रह जाओगे। तो ये चीज आप अपने को नहीं करना है, अपने को टाइमली टेस्ट सेंटर पर पहुंचना है और एग्जैक्टली उसी एड्रेस पे पहुंचना है भैया जहां पर आपको जाना है, दूसरे सेंटर पर मत पहुंच जाना। और उसके बाद 2 घंटे का अपना पेपर है। अब ये चीज जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यहां पर आप देख लो सबसे पहले कि ये अपना सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, आपको एक फोटो लेके जाना है। जो फोटो आपके एडमिट कार्ड पे अगर हो तो बेस्ट है, आपको लेके जाना है और इसे पेस्ट करके लेके जाना है। कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्ट बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पर पहुंचने से पहले
आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे जो फोटो है आप वही फोटो इधर पेस्ट कर दीजिए, पहला चीज। और दूसरा चीज, आपको इन्विजिलेटर के सामने यहाँ पर वहां साइन करना होगा, डिक्लेयर करना होगा कि मैंने जो भी चीजें दी हैं सब कुछ बढ़िया है, दिस एंड दैट। और दूसरा, आपने पेज 2 को भी पढ़ रखा है। पेज 2 क्या भाई साहब ये है, पेज 2 में इन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बोल रखी हैं कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या ड्रेस कोड रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, और किन किन चीजों को अवॉइड करना है, क्या मतलब किन चीजों पर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, सब कुछ A to Z इन्होंने बता रखा है। अब सबसे पहले मैं बता दूं, आपका एग्जाम जेई जैसा नहीं है, ये OMR बेस्ड एग्जाम है। और OMR बेस्ड एग्जाम जो होता है इसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। पहले ऐसे ही एग्जाम हुआ करते थे, आज भी AMU वैसा एग्जाम करा रहा है। तो इसमें बहुत सारे एहतियात बरतने होते हैं, बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब जैसे कि हाइलाइट्स क्या है, हाईलाइट ये है कि आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ फोटो और वैलिड आईडी भी लेके जानी है। एडमिट कार्ड आपका कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी हो सकता है ना। तो बस ध्यान रहे कि वो ब्लर नहीं है। A4 साइज के पेज पर आप अपना एडमिट कार्ड निकलवाइए, उसके साथ आप एक वैलिड आईडी और साथ में फोटो लेके जाइए, फोटो उस पर पेस्ट कर दीजिएगा। दूसरा जो हाईलाइट है कि आपको पेन खुद से लेके जाना पड़ेगा। अब OMR भरने के लिए क्या है ना, थिन पेन से काम नहीं चलेगा, मोटा चलने वाला पेन लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग पेन रखिए और उसके लिए अलग पेन रखिए, क्योंकि बहुत मोटा चलने वाले पेन से अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अननेसेसरी आपका क्या करेगा, ज्यादा स्पेस खाएगा। और हो सकता है कि आपको उस पेन से क्वेश्चन सॉल्व करने की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है। तो आप क्या करिए कि अपने ही पेन से, जिस पेन से अब तक प्रैक्टिस कर रहे थे, आप वहां पर जाके भी क्वेश्चन उसी से पेन से सॉल्व करिएगा। लेकिन OMR जब भरने की बारी आए उससे आप क्या करिएगा, थिक पेन से करिएगा, थिक पेन से OMR भरिएगा। OMR भरते टाइम आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर एक बार फिल कर दे रहे हो तो आप फिर उसे चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे ऑनलाइन एग्जाम नहीं है कि पहले B पर क्लिक किया बाद में C पर क्लिक कर दिया, नहीं, एक बार आपने B पर गोला मार दिया तो गोला मार दिया। अब C पर अगर आप मार भी दोगे तो भी मशीन उसको रीड नहीं करेगी, और B वाले को अब इरेज भी नहीं कर सकते हैं, तो कोई करेक्शन का चांस नहीं है। पेपर अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक कला है, जो मॉक टेस्ट के माध्यम से मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूं कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में अगर डाउट हो कि भैया पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तो इस पर मैं एक डिफरेंशिएशन बना के डाल दूंगा ताकि आप क्लियरली समझ पाएं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है AMU बीटेक का। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आप ये थिक पेन अलग से खरीद लीजिएगा। तीसरा, निगेटिव मार्किंग आपको समझना पड़ेगा। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और जिस बच्चे के 35 से 40 नंबर भी अगर आ रहे हैं तो लास्ट ईयर्स के ट्रैक के हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली बहुत हाई चांस है कि उसका इस बार सिलेक्शन AMU बीटेक में हो जाएगा। लेकिन इसमें सावधानी वाली बात ये होती है कि निगेटिव मार्किंग की वजह से कई लोगों का, मैंने खुद अपने हाथों से 36 नंबर, 35 नंबर क्या किया है, कैलकुलेट किया है कि 35 नंबर सही बन रहे हैं, लेकिन 5 नंबर 10 नंबर क्या हो गया है, गलत बन गया है। 10 नंबर क्या हो गया है, गलत बन गया है ना, सॉरी 5 नंबर गलत बन गया है। तो 35 नंबर उनका सही हो रहा था लेकिन 5 नंबर गलत हो रहा था, तो उस चक्कर में क्या हो गए, वो 30 पे आ गए, मतलब बाउंड्री से नीचे आ गए। वो जस्ट बाउंड्री पे थे, उनके सिलेक्शन होने का चांस भी था, लेकिन निगेटिव मार्किंग के चक्कर में नहीं हो पाया। अब रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, देखो, हालांकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़िया लग सकती है, बहुत सारे लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं है क्या कि एक क्वेश्चन पे एक नंबर आपको मिलते हैं, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 मार्क्स आपको मिलते हैं, और अगर एक क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो, अगर एक क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो तो 0.25 मतलब 1/4 नंबर, सॉरी 0.25 मार्क्स बोल लो या फिर 25% मार्क्स बोल लो, 1/4 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। जैसे कि एक सही सवाल करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और 4 गलत करोगे तब जाके आपके 1 नंबर मार्क्स कटेंगे। अब प्रोबेबिलिटी में बच्चा सोचता है कि यार अगर 4 में तुक्का मारता हूं तो अगर एक भी सही हो गया तो भी मेरे 0.25 मार्क्स तो बन गए, क्योंकि कटा कितना, अगर मान लो मैंने 4 तुक्का मारा, एक सही हो गया 3 गलत हो गया, तो 3 गलत होने के कितने मार्क्स हो गए, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 3 0.75, और मार्क्स कितने मिले 1, तो 0.5 तो भाई साहब 0.5 मार्क्स तो मिला ना। अगर 4 क्वेश्चन पे मेरे को 0.5 मार्क्स मिल रहा है और मैं खुद से करके लगभग लगभग 30-32 नंबर लेके आ रहा हूँ, तो बाकी सब पे तुक्का मार देता हूँ। एटलीस्ट ऐसा तो हो ही जाएगा कि कुछ क्वेश्चन सही होंगे और कुल मिला जुला के क्या हो रहा होगा, सिलेक्शन हो रहा होगा, 5-7 नंबर 4-5 नंबर बढ़ रहे होंगे। बात तुम्हारी बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इतने छोटे सैंपल पर काम नहीं करती है ना। बात समझना, कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार एक सिक्का है, उछाल रहा हूँ और हेड आने की प्रोबेबिलिटी आधी है,
और 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो एक काम करता हूँ, 2 बार सिक्का उछालता हूँ, 2 बार में से 1 बार याद तो मतलब हेड तो आ ही जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी बोल रही है कि 0.2 है। तो बात ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोल रही है सॉरी प्रोबेबिलिटी बोल रही है कि 0.5 है उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन 2 बार तुम सिक्का उछालोगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें से 1 बार ज़रूर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 1 बार हेड ज़रूर आ ही जाए। बिकॉज़ रीज़न क्या है, ये लाख बार मतलब बड़े सैंपल के लिए ठीक है। लाख बार तुम उछालो, लाख बार, करोड़ बार तुम उछालो सिक्का, तो बिल्कुल सही प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी कि हाँ 0.25 सॉरी 0.5% या सॉरी 0.5 या 1/2 प्रोबेबिलिटी है, आधी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाएगा। ये जब लाख बार तुम सिक्का उछालोगे तब। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 बार ही उछाला और सोच रहे हो कि 1 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा, ऐसा नहीं होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब तुम उछालोगे तो तुम देखोगे कि कई बार तो ऐसा हो रहा है कि दोनों ही बार हेड आ जा रहा है और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि दोनों बार ही टेल आ जा रहा है ना? तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, बट ये मामला सीरियस है ना? आप थोड़ा-सा देखना। अच्छा, तुक्के मारने के तरीके होते हैं, एग्ज़ाम से पहले मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन अभी तुम एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। इस बार एक बोल रहे हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। हर साल ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, जिसमें सबसे बढ़िया बेस्ट रहता है कि अगर बायोमेट्रिक हो जाए तो बेस्ट है। मुझे नहीं लगता है कि एमयू वाले बायोमेट्रिक लेंगे। अब देखो एग्जाम में पहुंचने के बाद पता चलेगा कि फोटो कैप्चर हो रहा है या बायोमेट्रिक ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं। बट एग्जाम को सिक्योर करने के लिए बड़ा ही जरूरी है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि कई बार ऐसा होता है, कैंडिडेट कोई और होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एमयू में ऐसा हो, एमयू में ऐसा होता है, नहीं नहीं। मैं एमयू मतलब हर इंस्टीट्यूट, हर ऑर्गेनाइजेशन, कोचेस यही करती है कि एकदम फेयर तरीके से एग्जाम कराया जा सके। लेकिन अभी तो तुम्हें पता ही है कि अभी तुमने गेट का भी न्यूज़ सुना होगा, वीआईटी में न्यूज़ सुना होगा, बहुत सारे एग्जाम्स के न्यूज़ आते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई एग्जाम कोई और दे रहा है, कैंडिडेट कोई और है, एग्जाम कोई और दे रहा है, मतलब 10 तरीके की बातें आती हैं। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। हर एक कैंडिडेट का स्ट्रिक्टली आइडेंटिटी वेरीफाई करना ज़रूरी है कि सेम कैंडिडेट आ रहा है कि नहीं, वो जो कैंडिडेट है वही एग्ज़ाम देने आया है कि कोई और आया है। दूसरा, वो बायोमेट्रिक सबसे मुझे लगता है कि बेस्ट है। दूसरा, कहीं तरीके से चीटिंग ना हो जाए। आज के टाइम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, स्मार्ट वॉच हैं, 10 तरीके की चीज़ें। हालांकि एएमयू में तुम देखो, उन्होंने साफ साफ इन लोगों ने बोल रखा है कि क्या है कि ये जो चीज़ें स्मार्ट वॉच वगैरह, किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह अलाउड नहीं है। क्योंकि अब के टाइम में क्या है ना कि चीज़ें बड़ा आगे शिफ्ट हो रही हैं। पहले ऐसा होता था कि कोई फर्रा ले जाके चीटिंग करता होगा। आज के टाइम में फर्रा लेकर चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है कि एमयू वाले इस मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और अगर थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस भी मिले तुम्हें सेंटर पे, तो उसकी कंप्लेन मत करना अपने मन में कि अरे यार ये लोग बड़े ऐसे हैं, बड़े देर तक खड़ा करा रहे हैं और एक एक चेक कर रहे हैं। नहीं, वो तुम्हारे लिए ही है भाई, उससे तुम्हारा ही फायदा है। यू विल बी बेनिफिटेड एट द एंड। तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में हमें कोऑपरेट करना चाहिए, चाहे वो जिस भी तरीके से चेकिंग करें, चाहे जितना भी स्ट्रिक्टली चेकिंग करें, दैट्स फाइन। और होना भी चाहिए, वरना अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि तुम पीछे हो जाओगे और कोई और जिसे कुछ भी नहीं आता है, लाइक कि वो रेस का घोड़ा था भी नहीं, वो तुम्हारे रेस में था भी नहीं, उस रेस में किसी और घोड़े को कैंडिडेट के नाम पे दौड़ा दिया गया और वो बाजी मार ले गया। तो यू हैव टू कोऑपरेट विद सेंटर्स एंड ऑल। मैं बस ये बोलूंगा तुमको, बाकी ये सब तुम ध्यान से पढ़ लेना। जो हाइलाइट्स थे वो मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्या करके जाना है। ड्रेस कोड को इन्होंने बहुत ज्यादा वो नहीं बोला है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, तो टेंशन चिलपिल। ओके, तो अब बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखो, इस बार का कट ऑफ तो पेपर देख के उसका अंदाजा लगेगा, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्चुअली एग्जाम देने वाले हैं इसको देखकर अंदाजा लगेगा। बट अभी के लिए मैं तुम्हें एक चार्ट दिखाता हूं, जिससे तुम्हें आइडिया होना चाहिए। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग चाहिए और एक्सटर्नल हो, तो कम से कम 60 मार्क्स तक का तो एम करके ही चलो, और एआई वाले हो तो कम से कम 50 प्लस का तो एम करके ही चलो, और अगर तुम ईसी चाह रहे हो तो कम से कम 45 प्लस का तो एम करके ही चलो, और अगर तुम वीएलएसआई वगैरह चाह रहे हो तो 40 प्लस में भी काम बन जाएगा। अपर लिमिट को लेके चलना, किस्मत अच्छी हुई तो लोअर लिमिट तक भी जा सकती है। तो ये सब कुल मिला जुला की चीजें हैं। अगर तुम्हें फूड, अब देखो फूड का नाम चेंज हो चुका है, फूड का नाम हो चुका है केमिकल टेक्नोलॉजी। अब लोग आएंगे, जैसे लोग केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं, अब लोग केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए भी आएंगे। लास्ट ईयर फूड का नाम चेंज हुआ था, तो ये बात बिल्कुल बेटा ध्यान रखना। इस बार लगभग 35 नंबर प्लस मान के चलो, अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो ठीक है, यू कैन थिंक फॉर फूड ऑल्सो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बड़ा ही ध्यान में रखनी है। एक्सटर्नल के लिए मैंने एक मोटा मोटी कटऑफ बता दिया। इंटरनल वालों को भी मैं ये बोलूंगा
सॉरी सॉरी, ये एक्सटर्नल का कट ऑफ बता दिया था। ये इंटरनल का कट ऑफ है, और इंटरनल वाले इसके कट ऑफ के अपर पॉइंट्स को मान के चलें, और ये एक्सटर्नल का कट ऑफ है। तो कम से कम आप लास्ट टू लास्ट 35 मार्क्स प्लस मान के चलिए, और कंप्यूटर साइंस के लिए 60 मार्क्स प्लस मान के चलिए। तो अगर आपका एम है तो डेफिनेटली आप करोगे। और एक अनाउंसमेंट है आप सारे लोगों के लिए, हम लोगों ने 3 से 4 स्पेशल सेशन प्लान किया है, जिसमें आज एक स्पेशल सेशन है नईम सर की, और जबरदस्त तरीके से वो आपको पढ़ाने वाले हैं। उसमें क्या है कि हमने लगभग लगभग 100 क्वेश्चंस की बुकलेट बनाई है, जिससे एएमयू में सवाल आने की बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी है। मतलब तुम्हें कई सवाल तो हमारे बुकलेट से फंसते हुए नजर आ जाएंगे, या सेम कॉन्सेप्ट के सवाल पेपर में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। हमने तो अपने तरफ से कोशिश यही किया है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो 3 या 4 सेशन होने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के, आप लोग क्या करिए, उसको जरूर देखिएगा। सवाल फंसने की बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।